नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने असाधारण अनुसंधान कार्य किए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक समस्याओं के समाधान में अग्रणी रही है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों में 70 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को बाधा रहित व्यापार में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई और ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में कोविड के नए रोगी सामने आए। टीका निर्माताओं ने वर्तमान वैक्सीन को वायरस के नए रूप से निपटने में सक्षम होने की आशा व्यक्त की। समाचार प्रभात में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने असाधारण अनुसंधान कार्य किए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक समस्याओं के समाधान में सबसे आगे है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने उद्घाटन भाषण में कल शाम श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समाधानों के लिए भारत के पास आंकड़े, जनसांख्यिकी, मांग और लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत है और भारत को वैज्ञानिक शिक्षा का सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्र बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार चाहती है कि देश का वैज्ञानिक समुदाय वैश्विक प्रतिभाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छोटी आयु से ही वैज्ञानिक सोच विकसित करने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमारा ध्यान खर्चों की बजाय परिणामों पर और पाठ्य पुस्तकों से बढ़कर अनुसंधान तथा अनुप्रयोग पर केंद्रित हो गया है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। श्री मोदी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ सभी तक पहुंचाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकार के साथ जोड़ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल उन्नति से भारत उच्च तकनीक के उद्भव और क्रांति का शक्ति केंद्र बन गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने जल संकट, प्रदूषण, मृदा गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा जैसी अनेक चुनौतियां हैं जिनका समाधान आधुनिक विज्ञान में ही खोजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान की जल, ऊर्जा और समुद्र में खाद्य संसाधनों का पता लगाने में बड़ी भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्य के लिए भारत गहन महासागर मिशन चला रहा है और इसमें सफलता भी मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए हैं ताकि युवाओं और निजी क्षेत्र को न केवल आकाश छूने का अवसर मिले बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सामर्थ्य भी प्राप्त हो।
श्री मोदी ने कहा कि नई प्रोत्साहन से जुड़ी उत्पादन योजना के दायरे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों को भी लाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि जिसे आज हम विज्ञान कहते हैं वो कल की प्रौद्योगिकी है और आगे चलकर अभियांत्रिकी समाधान का रूप ले लेगी। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को भी इस कार्य में आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा और नवाचार में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये बताना होगा कि किस प्रकार से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित हमारे जीवन के स्तर को सुधारने के उपाय बता सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कल उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की मुस्लिम बालिकाओं की दर सरकार के प्रयासों से काफी कम हुई है। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर 30% रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। गुरुदेव ने एक महान उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को दोनों देश के बीच बाधा रहित व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। कल भारत बांग्लादेश डिजिटल कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने कृषि निर्यात सहित कई उत्पादों पर बांग्लादेश को बिना किसी शुल्क के बाजार तक पहुंच की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाते हुए अपने नागरिकों, खासकर किसानों के बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि आपसी विश्वास और मित्रता के आधार पर भारत बांग्लादेश के मधुर संबंध हैं, जो आर्थिक लाभ हानि से कहीं बढ़कर हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दोनों देशों की भागीदारी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक आदर्श के रूप में देखी जाती है। श्री गोयल ने कहा कि पिछले 6 सालों में दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक साझा विजन है और वे व्यापार हितैषी नीतियों में रुचि रखते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए अगली तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देश भर के अध्यापकों से वर्चुअल संवाद करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बात कही। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए विभिन्न विद्यार्थियों और शिक्षकों से काफी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से अब तक 244 के परिणाम घोषित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 70 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 56 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। 43 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 26 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को अब तक 21 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K अपनी पार्टी ने 10 सीटें जीती हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 6 और J&K पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 5 सीटें मिली हैं। JKPM को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी 2 सीटों पर कामयाब रही है। PDF और बहुजन समाज पार्टी को 1-1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांभा जिले में भारी सफलता हासिल की है। पार्टी ने जम्मू और उधमपुर जिले में 11-11 जबकि कठुआ और सांभा जिले में 13-13 सीटें जीती हैं। पार्टी को रियासी में 7 और डोडा में 8 सीटें मिली हैं। पुंछ जिले में निर्दलीय उम्मीदवार 8 सीटों पर कामयाब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजौरी और रामबन जिले में 3-3 सीटें मिली हैं। चुनाव आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल पुद्दुचेरी का दौरा किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर किसानों के साथ वार्ता जारी रखने की इच्छुक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष की प्रमुख घटनाओं पर अपनी विशेष श्रृंखला ईयर एंडर 2020 में श्रोताओं को वर्ष की प्रमुख झलकियों से अवगत कराता है। वर्ष 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विशेष प्रयास किए। हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए इस महीने की 18 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के अनेक उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को सरकार का ये आश्वासन दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी समिति APMC प्रणाली जारी रहेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की घोषणा हुई, MSP पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय किसानों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में किसानों को उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार का संकल्प दोहराया और किसानों के अनुकूल नीति के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने प्रगतिशील कृषि कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला है। इन कृषि कानूनों के लागू होने से पहले किसान को कुछ अधिसूचित कृषि उत्पादों को मंडी में ही बेचना होता था, लेकिन अब वे इन उत्पादों को मंडी के साथ साथ दूसरे खरीदारों को भी बेच सकते हैं। मंडी व्यवस्था में किसानों को वहां तय कीमत पर ही अपने उत्पादों को बेचना पड़ता था, लेकिन अब वे मोल भाव कर उन्हें कहीं भी बेच सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा कीमत मिले। अब मंडी कर और अन्य करों के हट जाने से उत्पादक और उपभोक्ताओं को अधिक बचत हो पाएगी। पहले किसान केवल फलों और सब्जियों को मंडी से बाहर बेच सकते थे, लेकिन
अब नई व्यवस्था के तहत वे किसी भी कृषि उत्पाद को देश भर में कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अनुबंध खेती की इजाजत देश भर में दी गई है। इसके तहत अनुबंधकर्ता किसानों को पूरी कीमत दिए बिना समझौते को खत्म नहीं कर सकता। हालांकि किसान को इच्छानुसार अनुबंध से हटने की इजाजत होगी। नए कानूनों के तहत किसानों को वैल्यू चेन का भी हिस्सा बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रावधानों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मंडी की व्यवस्था भी पूर्व की तरह जारी रहेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान की खेती करने वाले 50,77,000 किसानों को फायदा हुआ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कुल 79,675 करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से लगभग 422 लाख टन धान खरीदा जा चुका है। 30 नवंबर को राज्य में खरीद सीजन समाप्त होने तक कुल खरीद में पंजाब से 202 लाख टन से भी ज्यादा धान खरीदा गया है। मंत्रालय ने बताया कि खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत 51 लाख टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने असाधारण अनुसंधान कार्य किए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक समस्याओं के समाधान में अग्रणी रही है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में अब तक 70 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को बाधा रहित व्यापार में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई और ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में कोविड के नए रोगी सामने आए। टीका निर्माताओं ने वर्तमान वैक्सीन को वायरस के नए रूप से निपटने में सक्षम होने की आशा व्यक्त की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से अधिक हो चुका है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.90% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.45% है। कोविड से मरने वालों की संख्या 1,46,111 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 16 करोड़ 31 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या वहां से गुजरे हों। एसओपी के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्व घोषणा पत्र भरना होगा। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है। इसे लेकर देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है। इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी जिन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों की उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं क्योंकि उनके सामने संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है।
कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला अगला समूह 50 वर्ष से अधिक आयु की व्यक्तियों और 50 वर्ष से कम आयु की व्यक्तियों का होगा, जो सहरुग्ण परिस्थितियों में हैं, क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है। टीकाकरण के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को शामिल करने का कारण यह है कि सहरुग्णता वाले 78% व्यक्तियों को सम्मिलित करने में यह सक्षम होगा, जिससे कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। 50 वर्ष से अधिक आयु समूह को 2 उप समूह में विभाजित किया गया है। एक उप समूह 60 वर्ष और उससे अधिक का है, उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा। दूसरा उप समूह 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के बीच है। पहले उप समूह का टीकाकरण के बाद उन्हें टीका लगाया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन और कई अन्य देशों में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी सावधानी बरतें और वायरस के नए खतरे पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने निर्देश दिया है कि विदेश से आने वाले व्यक्तियों के संपर्कों का पता लगाने पर खास ध्यान दिया जाए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जिन देशों में कोरोना का नया स्वरूप सामने आया है, वहां से पिछले 15 दिनों के भीतर प्रदेश में आए लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में हेल्पलाइन जारी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए कि प्राइवेट लैब के द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट का शुल्क किसी भी कीमत पर 700 रुपए से अधिक न वसूला जाए। सिर्फ घर से एकत्रित किए गए नमूनों के लिए 900 रुपए प्रति जांच भुगतान लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 95.68% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें और बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकें। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संक्रमित लोगों की दर से अधिक बनी हुई है। राज्य में कोविड के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। अब तक 2,18,000 कोविड रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,053 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल 28,482 परीक्षण किए गए हैं, जिसमें से 1,005 नए कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले 347 इंदौर में, 121 भोपाल में और 48 ग्वालियर में हैं। प्रदेश में कल कोविड से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,502 है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में वंदे भारत की उड़ान AI 1172 से लंदन से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे 4 यात्रियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस उड़ान में 275 यात्री सवार थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में कल कोविड के 988 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,37,247 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,21,602 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,209 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मरीजों के अच्छे होने की दर बढ़कर 93.41% हो गई है। राज्य में अब तक 91,62,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 209 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 160 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 11,397 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 64 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 7 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,248 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ब्रिटेन में कल कोविड-19 संक्रमण के रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज सामने आए। ब्रिटेन वायरस के एक नए प्रकार से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में कल संक्रमण के 36,804 नए मामले सामने आए और 691 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बायोएनटेक और मॉडर्ना सहित दवा निर्माता कंपनियां ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे वायरस के इस नए प्रकार के खिलाफ अपनी अपनी कोविड वैक्सीन की जांच कर रही है। वैक्सीन निर्माताओं ने आशा व्यक्त की है कि वर्तमान वैक्सीन कोरोना के नए संक्रमण को रोकने में भी प्रभावी होगी। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आज सुबह कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहेगा।
तापमान 13 डिग्री और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू में आज सुबह कोहरा छाया रहा, दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आज सुबह धुंध छाई रही, दिन में आसमान साफ रहेगा। तीसरे पहर या शाम को बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, अधिकतम 9 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, दोपहर या शाम के समय बादल छाने की उम्मीद है। तापमान 2 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में सुबह कोहरा छाया रहा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। और आनंद, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी निखिल, राजनीति इंतजार कर सकती है, देश का विकास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान अमर उजाला की प्रमुख सुर्खी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का दिया लक्ष्य। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, एएमयू में 1964 के बाद पहली बार मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में पहली बार संपन्न हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आज के अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। जनसत्ता ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। फरवरी तक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निशंक बोले, रद्द नहीं होंगी परीक्षाएं, तारीखों का इंतजार। नए कोरोना वायरस का देश में कोई मामला नहीं, हिंदुस्तान की प्रमुख सुर्खी है। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल बोले, ये संक्रामक पर घातक नहीं। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ब्रिटेन से 20 पॉजिटिव आए, केंद्र बोला देश में अभी कोरोना 2.0 नहीं। पंजाब केसरी के मुखपृष्ठ की सुर्खी है, ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए एसओपी जारी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 9 महीने तक बंद रहने के बाद मंदिर में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने असाधारण अनुसंधान कार्य किए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक समस्याओं के समाधान में अग्रणी रही है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों में 70 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को बाधा रहित व्यापार में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.65% हुई और ब्रिटेन में रिकॉर्ड संख्या में कोविड के नए रोगी सामने आए। टीका निर्माताओं ने वर्तमान वैक्सीन को वायरस के नए रूप से निपटने में सक्षम होने की आशा व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।